अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक दहशतनाक कहानी। यूनिवर्सिटी से एक माह की रुखसत लेकर मैं अपनी बीवी सायरा और बेटी मूना के हमरा शुमाली इलाका में अपने एक दोस्त आगा के पास सैर की गर्ज से चला आया था। आगा की रिहाइश नदी के किनारे बने हुए एक पुराने मकान में थी, जो दूर से एक शिकस्ता किला मालूम होता था। आगा गैर शादीशुदा था और अपने 2 नौकरों के साथ उस मकान में रहा करता था। हम लोगों ने पहुंचकर एक कमरा आबाद कर दिया था। आगा बहुत खुश था कि आर्जी तौर पर ही सही, बहरहाल कुछ तो उसकी तन्हाई दूर होगी। रात का खाना खाने के बाद हम आगा के कमरे में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि अचानक उस रात के इसरार शुरू हो गए, जिसका तस्करा मैं करने वाला हूँ। रात की इब्तदा एक तूफ़ान से हुई थी। तूफ़ान की तेज़ी का अंदाज़ा लगाकर आगा ने उठकर कमरे की बैरूनी खिड़कियाँ बंद कर दीं, लेकिन इसके बावजूद हमें ये महसूस होता रहा कि बाहर तूफ़ान बढ़ता जा रहा है। इसी असना में तेज़ बारिश शुरू हो गई। बादलों की गरज और हवा का शोर कानों के पर्दे फाड़े जा रहा था। मेरी नन्ही सी बेटी मूना उन आवाज़ों से इतना डर गई कि वो सोफे से उठकर मेरी गोद में आ बैठी। मेरी बीवी खौफजदा नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। कोई 1 घंटे बाद तूफ़ान रुका, बारिश कम हुई और हवा का शोर बंद हुआ, लेकिन इसके साथ अचानक मेरे कानों में एक अजीबोगरीब आवाज़ आई। एक बुलंद आवाज़, जैसे कोई शख्स जानकुनी के आलम में बुरी तरह करा रहा हो। आवाज़ में इतना दर्द और कर्ब था कि मैं चौंक सा गया। लेकिन अभी मैं आगा से कोई सवाल करने नहीं पाया था कि आगा ने खुद ही कहा, घबराओ नहीं, मकान के नज़दीक एक बहुत पुराना मसीही कब्रिस्तान है। ये आवाज़ अक्सर उसी तरफ से आया करती है। शुरू में इन आवाज़ों ने मुझे डराया था, लेकिन अब मैं इसका आदी हो चुका हूँ। आगा का जुमला ख़त्म होते ही ये आवाज़ बंद हो गई और माहौल पर एक भयानक खामोशी मुसल्लत हो गई। एक ऐसी खामोशी जिसने मेरी उलझन में और भी इजाफा कर दिया। ऐसी उलझन और घबराहट में मैंने उठकर कमरे की खिड़की खोल दी। बाहर अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने खिड़की के नज़दीक खड़े होकर बाहर के माहौल का जायज़ा लेना चाहा। अचानक फ़िज़ा में एक नई किस्म की चीख बुलंद हुई और चीख के साथ यूं महसूस हुआ जैसे एक साथ कई औरतों ने बैन शुरू कर दी हूँ। मैंने लपक कर अपनी टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आगा मेरा इरादा भांप गया। उसने मुझसे कहा, ज़की, इतनी रात में कब्रिस्तान की तरफ जाना मेरे नज़दीक हमाकत है। मैं तोहमात को नहीं मानता आगा। मैं इन आवाज़ों की हकीकत मालूम करके ही रहूँगा। जाहिर है कि आगा मुझे उस अंधेरी रात में कब्रिस्तान की तरफ तन्हा कैसे जाने देता, इसलिए वो भी मेरे साथ हो लिया। 15 मिनट के अंदर हम अंधेरे रास्ते को टॉर्च के जरिए रोशन करते हुए कब्रिस्तान के आहनी फाटक तक पहुंच गए। फाटक में ताला लगा हुआ था, इसलिए हम उसकी 3 फुट ऊंची दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गए। अंदर कब्रिस्तान की ज़मीन से हमारे पाँव लगे ही थे कि एक मर्तबा फिर वैसी ही आवाज़ हमारे कानों से टकराई, लेकिन इस मर्तबा आवाज़ हल्की थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई हल्के हल्के सिसकियां भर रहा हो। डरे बगैर मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ता रहा। मैं डरता भी क्यों? यूनिवर्सिटी का साइंस प्रोफेसर भला इन बातों का कैसे कायल हो सकता था? चंद लम्हों बाद हमें दायरे की शक्ल की एक मुंडेर सी दिखाई दी, जिसके अंदर ज़मीन के नीचे जाने वाली संगी सीढ़ियाँ मौजूद थीं। आगा, मेरा ख्याल है आवाज़ इस जगह से आ रही है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। चलो आओ ज़की, नीचे चले। हम दोनों उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तकरीबन 12 सीढ़ियों के बाद हमें लोहे का एक दरवाज़ा दिखाई दिया, जो मेरे धकेलते ही अंदर की जानिब खुल गया। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर फेंकी ताकि अंदर का जायज़ा ले सकूं। ये एक छोटा सा गुंबदनुमा तहखाना था, जिसके वस्त में लोहे का एक बहुत बड़ा ताबूत पड़ा था। छत के कुंडे से एक बारीक सी जंजीर लटक रही थी, जिसके आखिरी सिरे पर एक डबिया बंधी थी। डबिया और ताबूत के दरमियान सिर्फ 1 फुट का फासला था। एक ही नज़र में मैंने ये अंदाज़ा कर लिया कि कमरे की दीवारें बोसीदा हो चुकी हैं और जगह जगह मकड़ी के बड़े बड़े जाले मौजूद हैं,
جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہاں ایک عرصے سے کوئی انسان داخل نہیں ہوا۔ ہم دونوں دبے پاؤں کمرے میں داخل ہو گئے اور تابوت کے نزدیک پہنچ گئے۔ پھر جیسے ہمارے پیر سو من کے ہو گئے، کیونکہ ہم نے صاف طور پر محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی نہیں دکھائی دینے والا انسان زور زور سے سانس لے رہا ہے۔ سانس کی یہ آواز بتدریج تیز ہوتی گئی، بالکل ایسی آواز تھی جیسے کوئی شخص لمبی دوڑ کے بعد ہانپنے لگے۔ پھر ایک چیخ گونجی، ایک دل دوز نسوانی چیخ، ایک ایسی چیخ جس نے ہمارے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ چیخ کے ختم ہوتے ہی ہمیں گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے پتھر کی ایک بڑی سل چھت سے نکل کر ہمارے قدموں کے نزدیک آ گری، اتنی نزدیک کہ اگر میں آغا کو اپنی طرف گھسیٹ نہ لیتا تو یہ سل اس کا بھیجا نکال دیتی۔ ابھی ہم دونوں سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ دوسرا پتھر گرا، تیسرا پتھر۔ ہم گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے یہ دیکھا کہ جس دروازے کو ہم محض چند منٹ پہلے کھلا چھوڑ کر آئے تھے، نہ صرف یہ کہ بند ہے بلکہ اس طرح بند ہے جیسے کسی نے اس میں باہر سے کنڈی لگا کر تالا ڈال دیا ہو۔ صورتحال اتنی بھیانک تھی کہ ہمارے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ ہم اس زمین دوز کمرے میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ چند منٹ تک چھت سے اسی طرح پتھر گرتے رہے، پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پتھروں کی یہ بارش بند ہو گئی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ چھت کس جگہ سے ٹوٹی ہے، میں نے ٹارچ کی روشنی چھت پر پھینکی اور پھر میرا خون رگوں میں جم گیا۔ چھت میں نہ تو کوئی سوراخ تھا اور نہ ہی کوئی پتھر اب فرش پر موجود تھا۔ کمرے کے وسط میں تابوت اسی طرح موجود تھا، زنجیر اسی طرح لٹک رہی تھی اور آوازیں اسی طرح ہی آ رہی تھیں، لیکن اب ان آوازوں کو سن کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی نیند میں خراٹے لے رہا ہو۔ میری آنکھوں نے اب تک جو کچھ دیکھا اور کانوں نے جو کچھ سنا تھا، ذہن اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ سب میرا وہم ہو۔ اگر چھت سے واقعی پتھر گرے تھے تو آخر یہ پتھر گئے کہاں؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس تابوت کا ڈھکن کھول کر دیکھنا چاہیے، لیکن ابھی میں نے اس آہنی تابوت کو صرف چھوا ہی تھا کہ کمرے میں دوبارہ ایک دل خراش نسوانی چیخ بلند ہوئی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ فوراً ہی کمرے میں کسی مرد کے کہکہے گونجے اور اس کے ساتھ ہی چھت سے لٹکی ہوئی زنجیر خود بخود ہلنے لگی اور اس میں بندھی ہوئی ڈبیا میرے سر سے ٹکرائی۔ میں نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا اور پوری قوت سے جھٹکا دے کر اسے زنجیر سے الگ کر دیا۔ مردانہ کہکہوں کی آواز اور بھی بھیانک ہو چکی تھی۔ آغا خوف کے مارے ایک مرتبہ پھر دروازے کی طرف لپکا اور اسے پیٹنے لگا، لیکن یہ سب ہماری دیوانگی ہی تھی، کیونکہ اس سینکڑوں سال پرانے قبرستان میں اس وقت کسی کے ہونے کا سوال ہی نہ تھا۔ کافی دیر تک ہم دونوں مدد کے لیے چیختے رہے اور پھر تھک کر دروازے سے ہی لگ کر کھڑے ہو گئے۔ چند منٹ بعد کہے دوبارہ مدھم سی کرا میں تبدیل ہو گئے اور جیسے پھر ہماری جان میں جان آئی، لیکن اس کے باوجود ہم تھر تھر کانپ رہے تھے۔ خوف سے ہمارا حلق خشک ہو چکا تھا، ہلکی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ کمرے میں یخ بستہ سی ٹھنڈک رچی تھی۔ آج بھی مجھے وہ رات یاد آتی ہے تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک سائنسدان ہوں، مافوق الفطرت طاقتوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن سچ کہتا ہوں کہ جو مناظر میں نے اس رات دیکھے انہیں میں اپنی زندگی کی کسی ساتھ میں بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا کہ رات کے 12 بجتے ہی اس زمین دوز کمرے میں ہلکی ہلکی زرد روشنی پھیلنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس روشنی نے ایک انسانی ہیولے کی شکل اختیار کر لی، جس کے سر پر قدیم زمانے کی ایک ٹوپی تھی۔ چند منٹ تک یہ ہیولا تابوت کے اوپر حرکت کرتا رہا۔ اچانک دوبارہ کہکہے بلند ہوئے۔ میں نے خوف زدہ ہو کر بغل میں کھڑے ہوئے آغا کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت تو نیم مردہ کسی ہو چکی تھی۔ خوف سے اس کی پتلیاں پھیل چکی تھیں، چہرہ سپاٹ اور بے جان سا ہو چکا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ڈھیلا ہوا اور وہ فرش پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگی۔ میں نے تابوت کی طرف دیکھا۔ روشنی کا وہ ہیولا اب تابوت سے اتر کر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ خوفناک چیخیں بالکل میرے نزدیک ہو رہی تھیں۔ میں نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی، لیکن جیسے میرے پیروں نے جواب دے دیا اور میں اوندھے منہ فرش پر گر پڑا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں اس تہخانے کے فرش پر پڑا تھا۔
चारों तरफ एक पुरस्कार खामोशी तारी थी। आगा अभी तक बेहोश था। मैंने उसे झंझोड़ा तो वो आंखें मलता हुआ उठ बैठा। अचानक मुझे रात के वाकयात याद आ गए। दिन की इस मध्यम सी रोशनी में मुझे रात वाले सारे मनाजिर एक ख्वाब या ख्याल की तरह महसूस हुए। मैंने ताबूत को छू कर देखा। अब उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वहम, सरासर वहम। मैंने रात वाले वाकयात पर दिल ही दिल में तबसरा किया और फिर ताबूत के खड़े होकर उसका ढक्कन उठा दिया। मेरी इस हरकत से आगा इतना खौफज़दा हुआ कि एक मर्तबा फिर उसकी हलक से चीख निकल गई, लेकिन इस बार वो बिला वजह चीखा था। ताबूत में पड़ी हुई लाश का पिंजर बिल्कुल खस्ता हो चुका था। सिर्फ खोपड़ी अपनी असली हालत में मौजूद थी, जबकि पसलियां और हाथ की हड्डियां राख बन चुकी थीं। मैंने हंसकर ताबूत बंद कर दिया। मेरा ख्याल है रात को हमने कोई ख्वाब देखा था। बकवास करते हो ज़की, भला ये कैसे मुमकिन है कि दोनों को एक ही तरह का ख्वाब दिखाई दे? मैं खामोश हो गया क्योंकि आगा के सवाल का मेरे पास कोई जवाब ना था। अचानक मेरी नज़रें आहनी दरवाजे की तरफ उठीं। दरवाज़ा पाटों पाट खुला हुआ था। ताबूत पर आखिरी नज़र डालते हुए हम दोनों तहखाने से बाहर निकल आए। बाहर सुनहरी धूप फैल चुकी थी। दरवाजे के करीब मकबरे की दीवार पर एक पत्थर लगा था। सरदार खाकान, जो अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदकार और इतना खबीस था कि गांव वालों ने दूसरे गांव के सरदार की मदद लेकर उसको और उसके पूरे ख़ानदान को कत्ल करवाया और मजलूम लोगों को उसकी खबाजत से निजात दिलाई। ये तहरीर उस पत्थर पर कंदा थी, जिसे मैं पढ़कर बहुत हैरान हुआ। जब हम वापस मकान पर पहुंचे तो दिन के 9 बज चुके थे। मेरी बीवी सायरा दीवानों की तरह सहन में फिर रही थी। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ लपकी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। क्या हुआ सायरा? ये आपके बालों को क्या हुआ ज़की? मैंने सर पर हाथ फेरा। बाल सर पर मौजूद थे। आपके सब बाल सफ़ेद हो चुके हैं। क्या किया आपने रातों रात? मैं डर कर आगा के कमरे में दाखिल हुआ। कदामत आईने के सामने पहुंचते ही मैंने खुद भी देख लिया कि मेरे सर के तमाम बाल सफ़ेद हो चुके थे। मैंने आगा की तरफ देखा। उसके सर का तो एक बाल भी सफ़ेद नहीं हुआ था। इंतहाई हैरत के आलम में आगा मेरी तरफ देखता रहा। फिर बोला, ज़की, तुमने ताबूत का ढक्कन खोलकर अच्छा नहीं किया। यकीनन रात की तारीकी में कराहने वाली रूह अब तुमसे इंतकाम लेगी, वरना ये बिल्कुल नामुमकिन है कि तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाते और मेरे ना होते। सायरा ने मुझसे बहुत पूछा कि रात हम दोनों कहाँ रहे, लेकिन मैंने उसे कोई तफसील नहीं बताई क्योंकि मैं बिला वजह उसे डराना नहीं चाहता था। मैं तो खुद रूह से डर चुका था। मैं खुद नहीं चाहता था कि रूह का राज फाश होकर फैले और वाकई मुझसे इंतकाम लेने के लिए अपने ताबूत से बाहर निकल आए। मैं बयान नहीं कर सकता कि सिर्फ एक रात के अंदर अपने स्याह बालों को सफ़ेद देखकर मेरे दिलो दिमाग की क्या हालत थी। एक मर्तबा फिर फिल्म की तरह के मनाजिर मेरी नज़रों के सामने गुजर गए। फिर आगा ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैं दोपहर से पहले ही लौट गया। 6 दिन के बाद मैंने अपनी छुट्टी खुद ही ख़त्म कर दी। मैं चाहता था कि यूनिवर्सिटी जाऊं ताकि मसरूफियत में उस रात के वाक़यात मेरे जहन से महव हो जाएं। चुनाचे मैं मामूल के मुताबिक लेक्चर देने यूनिवर्सिटी जाने लगा। ज़िंदगी के मामूलात दोबारा शुरू हो गए और 2 दिन में ताबूत वाले तहखाने को मैं भूलने लगा। 8वें दिन शाम के वक्त हम अपने मकान के सहन में चाय पी रहे थे। अचानक मेरी 6 साला लड़की मूना उठकर बालाई कमरे की तरफ जाने लगी। पूछने पर उसने कहा कि मैं अपना हवाई जहाज़ लेने जा रही हूँ, जो आपने मुझे सालगिरह पर ला कर दिया था। हवाई जहाज़ लेकर मोना 15 मिनट बाद भी वापस नहीं आई। मुझे और सायरा को बाजार जाना था, इसलिए मैंने सायरा से कहा कि ऊपर जाकर मोना को बुला लाओ। वो गालिबन अपने खिलौनों से वहीं खेलने लग गई होगी। मेरे कहने पर सायरा ऊपर गई और चंद लम्हों के बाद वो दीवानों की तरह सीढ़ियों से उतरकर मेरे पास आई और खौफजदा लहजे में बोली, मोना ऊपर नहीं है। मैंने पूरा कमरा देख डाला है। ऊपर सिर्फ एक ही कमरा था। सवाल ये था कि मोना जब उस कमरे में नहीं थी तो वो कहाँ चली गई। कमरे का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था जो जीने में खुलता था और हमारे सामने मोना उसी दरवाजे से कमरे में दाखिल हुई थी। बिल्कुल पागलों की तरह मैं भी कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन मोना वहाँ होती तो मिलती। कमरे की तमाम खिड़कियाँ अंदर से बंद थीं, इसलिए ये इम्कान भी गलत था कि वो खिड़की से नीचे सड़क पर गिर पड़ी हो। मैंने और सायरा ने मकान का कोना कोना छान मारा, मगर मोना का कहीं पता न चला, ना मकान में, ना पड़ोसियों में, ना मोहल्ले में। घबराकर फिर मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया।
पुलिस ने वायरलेस के ज़रिए पूरे शहर में मूना का हुलिया नशर कर दिया। हर तरफ मूना की तलाश शुरू हो गई। मैंने मूना की तमाम तस्वीरें भी पुलिस के हवाले कर दी। सायरा रोती रही, वो ये कहती रही, हाय मेरी मूना, वो मेरे सामने उसी कमरे में गई थी और मैं सच कहती हूँ कि वो उस कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकली। गमो दीवानगी के आलम में रात के 9 बज गए। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मैंने लपक कर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं इंस्पेक्टर अब्बास बोल रहा हूँ। मुझे इस शहर के मज़ाफ़ात से एक बच्ची की लाश मिली है। आप थाना नंबर 14 आ जाएं ताकि हम दोनों साथ चलकर उस लाश को देख लें। सायरा को मकान में रोता बिलखता छोड़कर मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर थाने पहुंचा और वहां से इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ मज़ाफ़ाती पुलिस थाने पहुंच गया। थाने का इंचार्ज हमारा मुंतज़िर था। धड़कते हुए दिल के साथ मैं उस कमरे में दाखिल हुआ जहां एक स्ट्रेचर पर बच्ची की लाश कपड़े से ढकी हुई मौजूद थी। मैं लाश की तरफ बढ़ने ही वाला था कि थाना इंचार्ज ने मेरा शाना पकड़कर पूछा, मिस्टर ज़की, आपकी बच्ची कब खोई थी? आज शाम 5 बजे के करीब। तब तो आपको फिर बेकार ही जहमत हुई, क्योंकि ये बच्ची आपकी नहीं हो सकती। मेरा अंदाज़ा है इस बच्ची को मरे हुए कम से कम 8 दिन हो चुके हैं। यकीन जानिए, इसके खदोखाल पहचानने में नहीं आते। इसका गोश्त गल चुका है और चेहरे के नकूश बदल चुके हैं। थाना इंचार्ज का ये जुमला सुनकर मुझे आर्जी तसल्ली हुई, लेकिन कोशिश के बावजूद मैं लाश देखने के लिए अपना इरादा ना रोक सका। मैंने आगे बढ़कर लाश का कपड़ा हटाया और फिर जैसे मेरी आंखों के सामने तारीकी फैल गई। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, मूना मेरी बच्ची, और मैं उसी जगह गिरकर बेहोश हो गया। आंख खुली तो मैं मकान के कमरे में लेटा हुआ था। एक डॉक्टर मेरे सरहाने और इंस्पेक्टर अब्बास मेरे बाईं तरफ खड़ा था। सायरा कहाँ है? मैंने उनसे पूछा। आपकी बेहोशी के बाद हमें आपकी बीवी को लाश की शनाख्त के लिए बुलाना पड़ा, क्योंकि हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि लाश आपकी बच्ची की हो सकती है। पोस्टमार्टम के मुताबिक वो लाश वाकई 8 रोज़ पुरानी थी, लेकिन हमारी हैरत की कोई इंतहा न रही जब आपकी बीवी ने भी लाश शनाख्त कर ली। बहरहाल इस वक्त वो अस्पताल में है और अब तक होश में नहीं आई। मैं जवाब देने की बजाय खामोश रहा और छत की तरफ घूरता रहा। मिस्टर ज़की, खुदा के लिए हमें बताइए कि ये क्या भेद है? हमारे ख्याल में 2 ही बातें मुमकिन हो सकती हैं। या तो आपने और आपकी बीवी ने शिद्दत गम की वजह से लाश की गलत शनाख्त की है, या फिर आपकी बच्ची 8 दिन पहले गुम हो चुकी थी और आपने किसी मसलहत की वजह से उसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई, क्योंकि हमें यकीन है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये भी मालूम हुआ है कि बच्ची की मौत दिल की हरकत बंद होने की वजह से हुई है और लाश पर किसी चोट या मारपीट का निशान मौजूद नहीं है। इंस्पेक्टर अब्बास, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो लाश मूना की थी और मूना आज शाम को 5 बजे तक मेरी निगाहों के सामने मौजूद थी। 1 घंटे के अंदर अस्पताल से सायरा के बारे में खबर आ गई। वो मर चुकी थी। मूना के बाद सायरा का गम मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। सिर्फ 16 घंटे में मेरा घर तबाह हो चुका था। मूना मेरे सामने बालाई कमरे में खिलौना लेने गई थी, लेकिन 4 घंटे बाद उसकी लाश हमारे घर से 8 मील दूर मिली, और वो भी इस हालत में कि डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक उसको मरे हुए 8 दिन हो चुके थे। सायरा बेहोश हुई तो उसकी आंख फिर कयामत तक के लिए बंद हो गई। अगले हफ्ते तक मैं मकान में पड़ा रहा। बेशुमार तालिब इल्म, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मेरे दोस्त और रिश्तेदार ताज़ियत के लिए आते रहे। सब ने मुझे समझाया, तसल्ली दी, लेकिन मैं दिन रात कब्रिस्तान की उस खौफनाक रात पर गौर करता रहा और मेरी उलझनें बढ़ती ही गईं। इस तरह 1 हफ्ता और गुजर गया। एक दिन शाम को ठीक 5 बजे जब मकान में मेरे अलावा कोई ना था, मैंने उसी बालाई कमरे में जहाँ से मूना गुम हुई थी शोर की आवाज़ सुनी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पलंग घसीट रहा हो। मैं लपक कर सहन में आया और ऊपर जाने का फैसला कर ही रहा था, अचानक किसी ने बिस्तर लपेट कर बाहर फेंक दिया। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन अभी मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा था कि ऊपर से पलंग भी लड़खा दिया गया, और फिर तो जैसे ऊपर से कमरे में रखी हुई चीज़ों की बारिश सी होने लगी। कपड़े, टेबल लैंप, मेज़, कुर्सियाँ, जूते, किताबें, खिलौने सब नीचे आकर बरसने लगे। मैं सहन में खड़ा आंखें फाड़ फाड़ कर बालाई कमरे के दरवाजे की तरफ देखता रहा। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई गुस्से में पागल होकर हर चीज़ को तहस नहस कर देना चाहता था। थोड़ी देर बाद चीज़ों की बारिश बंद हो गई। फिर मैं बेतहाशा ऊपर भागा, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही ठिठक कर रह गया। कमरा बिल्कुल खाली था।
نہ کوئی آدمی، نہ سامان، یہاں تک کہ دیواروں کی تصویریں اور کھڑکیوں کے پردے تک نوچے جا چکے تھے۔ اچانک میری نگاہ کمرے کے فرش پر پڑی اور پھر سر سے پاؤں تک میرے جسم میں دہشت کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ فرش پر جگہ جگہ تازہ خون پھیلا ہوا تھا اور کمرے میں وہی کہے بلند ہو رہے تھے جو میں نے اس رات قبرستان کے تہہ خانے میں تابوت کے قریب سنے تھے، مردانہ کہے بھی اور نسوانی چیخیں بھی۔ صبح کے وقت جب مسٹر ذکی کا ایک دوست ان سے ملنے کے لیے ان کے مکان پر آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مسٹر ذکی اپنے پلنگ پر مردہ پڑے تھے اور یہ تحریر جو سب آپ نے اوپر سنی ہے ان کی میز پر موجود تھی۔ پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا کہ مسٹر ذکی کے دماغ کی رگ پھٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اچانک مر گئے۔